हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई के सिंह में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख मंदिर एवं उनसे संबंधित जितने भी मंदिर स्थापत्य कला है। हम भारत में जितने भी मंदिर बने हैं उनकी स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला है। भारत में कौन सा मंदिर कौन सी शैली में बना है। भारत में तीन प्रकार की शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली। जो जो नागर शैली और जो द्रविड़ शैली है, इस इन दोनों का एक मिश्रण है जिसको बेसर शैली कहा जाता है। तो गाइज हम भारत के मंदिरों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर होने वाला है। एक नजर में मंदिर शैली और उनके संरक्षक को दिखने वाले गाइज ये है कि भारत में जो मंदिर स्थापत्य की तीन शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली का उद्भव उत्तर भारत में है, यानी उत्तर भारत में नागर शैली है। देश है द्रविड़, देश है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। बेस है बेसर शैली। जो नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या है, मिश्रित रूप है, जिसे क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं। नागर शैली की उपशैलियां तीन प्रकार की है, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। द्रविड़ शैली की उपशैलियां है पल्लव उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली, चोल उपशैली और नायक उपशैली। ये क्या है, ये द्रविड़ शैली की उपशैलियां हैं। बेसर शैली की उपशैली है राष्ट्रकूट, चालुक्य, बादामी और कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे, काकतीय और होयसल। ये क्या है, बेसर शैली। अर्थात जो जो शासकों के नाम आ रहे हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, इन्होंने अपने अपने अलग से स्पेशल मंदिर निर्माण की शैलियां विकसित की, जो कुछ निम्न प्रकार है। तो गाइस ये थे मंदिर वास्तुकला की तीन शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। एक हिंदू मंदिर की बुनियादी संरचना क्या होती है, क्या होती है मंदिर की बुनियादी संरचना। तो गाइस देखिए, ये है गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच मंदिर के स्थापित होती है। मंदिर का मुख्य भाग जहाँ प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जो प्राय वर्गाकार होती है। आकार में कैसी होती है, वर्गाकार होती है। दूसरा होता है मंडप या हॉल। गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित एक बरामदा या हॉल जहां उपासक इकट्ठा होते हैं, यानी जो वहां पर भक्तगण इकट्ठा होते हैं, वो मंडप कहलाता है। तीसरा है शिखर, जो मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। शिखर या विमान टावर, गर्भगृह के ऊपर जो यहाँ पे ये दिखता है, ये शिखर कहलाता है। ये शिखर है मंदिर का शिखर। गर्भगृह के ऊपर एक पर्वत जैसा शिखर, उत्तर भारत में यह वक्राकार होता है, जबकि दक्षिण में पिरामिडनुमा आकार का होता है। यानी उत्तर भारत में जो ये शिखर होता है, यह वक्राकार होता है, जबकि दक्षिण में यह पिरामिडनुमा आकार में होता है। अगला है वाहन, यानी जो भगवान के जो देवता होते हैं, अलग अलग भगवान के अलग अलग देवता हैं। जैसे भगवान गणेश का चूहा है, नंदी भगवान शिव का है, उसी प्रकार मुख्य देवता का वाहन जिसे गर्भगृह के सामने रखा जाता है। जैसे यदि भगवान शिव का मंदिर है तो बाहर की तरफ नंदी महाराज का मंदिर होता है, नंदी या फिर नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाती है। जागती कहते हैं चबूतरा, यानी चबूतरा होता है जो मंदिर के बाद एक ऊंचा चबूतरा, जिस पर उत्तर भारतीय मंदिर बनाए जाते हैं। जो नागर शैली है उत्तर भारत की, वो लगभग जो सभी मंदिर है वो जागती एक चबूतरे के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अंतराल गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला भाग है, यानी गर्भगृह यानी मंदिर जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, और जो बाहर के मंडप होता है जहाँ पर मतलब चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मंडप होता है, उसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है। प्रदक्षिणापथ, प्रदक्षिणापथ यानी हम भगवान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे प्रदक्षिणापथ कहा जाता है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए गलियारे नुमा जो बरामदा होता है, वह कहलाता है प्रदक्षिणापथ। यानी कि प्रदक्षिणापथ होता है यहाँ पर, ये भगवान की मूर्ति, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाए जाते हैं वो होता है प्रदक्षिणा पथ, होता है वो प्रदक्षिणापथ। भारत के मंदिरों की शैली तीन महान स्थापत्य परंपराओं की एक विशाल यात्रा की ओर लेकर चलते हैं गाइस आपको, जिसमें आपको मंदिर स्थापत्यों की एक विस्तार से जानकारी मिलेगी। आपको डायरेक्ट समझ में आने लगेगा कि मंदिर किस प्रकार की कौन सी शैली में बनाए जाते थे। ये गाइस कुछ फोटो स्थापित की हुई है, जैसे कि ये देखो, ये द्रविड़ शैली के मंदिरों की, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है, ये नागर शैली के हैं और ये बेसर शैली के मंदिर है। जैसे कि कहा गया था गाइस कि जो उत्तर भारत में वक्राकार शैली के शिखर होते हैं, जबकि दक्षिण भारत में पिरामिड नुमा आकार के शिखर होते हैं, जैसे कि गाइस आप इसमें देख पा रहे होंगे। नागर शैली, अब गाइस हम विस्तार से शैलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। यह शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। नागर शब्द नगर से बना है। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच
शासक वंशों ने संरक्षण दिया। अब ये है नागर शैली की क्या क्या विशेषता है, मुख्य विशेषता देखते हैं गाइस। मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे यानी जागती पर किया जाता है। गर्भगृह वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर वक्राकार या रेखीय शिखर होता है, कुछ इस प्रकार का शिखर होता है, रेखीय शिखर। इसके अलावा शिखर के शीर्ष पर आमले के चक्राकार संरचना होता है, उसके ऊपर एक कलश स्थापित होता है, जैसे कि गाइस आप ये देख पा रहे हो, ये रहा। इसके ऊपर एक कलश स्थापित होता है, ये देखिए ऊपर एक कलश स्थापित हुआ है, ये उसके ऊपर एक कलश कलश स्थापित किया गया है। तो ये वक्राकार संरचना जिसके ऊपर एक कलश स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में कोई जलाशय नहीं होता। नागर शैली के मंदिरों के आसपास कोई जलाशय नहीं होता है। अब देखिए गाइस, ये है कुछ इस प्रकार 3D मॉडल के माध्यम से समझो। ये है नागर मंदिर। उत्तर भारत में जो नागर शैली है उसकी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ऊपर ही ऊपर इधर शिखर होता है, ये कलश हो गया छोटा सा, ये शिखर हो गया जो वक्राकार आकृति का है, ये गर्भगृह अंदर की तरफ हो गया जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, यह मंडप हो गया, यह जागती यानी चबूतरा जिस पर उत्तर भारत के जो नागर शैली के मंदिर है ये बने हुए हैं। ये कलश और शिखर के बीच का जो भाग है, जो कलश होता है ऊपर ही ऊपर, शिखर के ऊपर जो कलश ही कलश होता है, शीर्ष में होता है कलश, उसके बीच का जो भाग होता है यानी कलश और शिखर के जो मध्य का भाग है उसको आमलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में नागर शैली के मंदिरों को प्रासाद कहा जाता है। वैसे प्रासाद महलों को कहा जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों को प्रासाद कहा जाता है, प्रासाद। तो गाइस ये तो नागर शैली के मंदिर की संरचना। नागर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, और जो नागर शैली की उपशैलियां उनकी विशेषता भी क्या है। तो गाइस ये है पंचायतन शैली के मंदिर। पंचायतन शैली के मंदिर वह मंदिर होते हैं जिनमें एक मुख्य मंदिर होता है और चार अलग अलग देवताओं के गौण मंदिर होते हैं या छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ये भी जागते यानी चबूतरे पर बने हुए होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पंचायतन शैली किसकी उपशैली है, तो नागर शैली की उपशैली है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के बारे में जानते हैं। मुख्य मंदिर और चार सहायक मंदिरों से घिरा जो मंदिर होता है वो पंचायतन शैली का मंदिर कहलाता है, जैसे कि आप इसकी संरचना देख पा रहे होंगे। मंडप होता है, गर्भगृह के सामने कई मंडप होते हैं जैसे महामंडप या अर्ध मंडप। प्रदक्षिणा पथ होता है, गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ परिक्रमा पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रवेश द्वार जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। दरवाजों के दोनों ओर गंगा और यमुना जैसी दो नदी देवियों की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कहाँ पर? नागर शैली के प्रमुख मंदिर की विशेषता के बाहर है ना गंगा और यमुना जो देवी है इनकी मूर्ति स्थापित की जाती है मुख्य प्रवेश द्वार पर। बाहरी दीवारों को मूर्ति और नक्काशी से सजाया जाता है, जबकि भीतरी दीवारें सादी होती है, मतलब सरल होती है। चार दीवारी का अभाव, मंदिर के चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाती। यानी कि होता है ना मंदिर के चारों ओर बाउंड्री कर देते हैं, लेकिन नागर शैली के मंदिरों में चार दीवारी नहीं बनाई जाती है। नागर शैली के मंदिरों में चार दीवारी नहीं बनाई जाती, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं। जो नागर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से जो नागर शैली में बने हुए हैं गाइस। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, जो चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर अपनी भव्यता और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो एमपी में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। गाइस ये मंदिर देख पा रहे हो आप फोटो में, ये है कंदरिया महादेव मंदिर जो नागर शैली का एक प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा सूर्य मंदिर जो कोणार्क में, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये सूर्य मंदिर कोणार्क है, सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर क्या गाइस? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा शैली का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। लिंगराज मंदिर जो ओडिशा में है। फिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान में है, जो सोलंकी शैली में निर्मित है। संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? देलवाड़ा जैन मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, सोलंकी शासकों के द्वारा निर्मित है, सोलंकी शैली में निर्मित है, क्योंकि सोलंकी शासकों ने बनवाया तो उन्होंने अपनी शैली के नाम पे रखा सोलंकी शैली। तो संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। गुप्तकालीन मंदिर क्या प्रारंभिक उदाहरण है? गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। अब नागर शैली की उपशैलियों की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? तो नागर शैली तो है, लेकिन उसकी उपशैलियां भी कई प्रकार की, जैसे ओडिशा शैली जो कलिंग शैली है। विशेषता क्या है इस कलिंग शैली की? विशिष्ट स्थानीय शब्दावली जैसे देउल, गर्भगृह, टावर और जगमोहन असेंबली हॉल। बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है। उदाहरण है कोणार्क सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर ओडिशा। खजुराहो शैली जो चंदेल शासकों के द्वारा बनाई गई, इस कारण उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया खजुराहो शैली। विशेषता क्या है? बलुआ पत्थर से निर्मित कामुक विषयों सहित विस्तृत और अलंकृत मूर्ति, यानी कामुक विषयों से सहित, यानी मंदिरों की जो शैलियां उसमें जो चित्र मिले वो कामुक शैली पर मिले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार ये शैलियां है
कामुक शैली पर आधारित मंदिर मिले हैं खजुराहो शैली। सोलंकी शैली जिसे मारूगुजर के द्वारा विकसित किया गया मारूगुजर शैली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों का अभाव है। गर्भगृह और मंडप का जुड़ा होना, मंदिरों के पास सीढ़ीदार तालाब है, सूर्य कुंड, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर और रानी की बाव गुजरात में। ठीक है गाइस, तो ये है नागर शैली की उपशैली। अब नागर शैली के प्रतिनिधि उदाहरण जैसे कि आपको बता दिए हैं, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो जो चंदेल वास्तुकला का शिखर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ शिखर वाले शुरुआती मंदिरों में से एक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में है, सूर्य देव का विशाल रथ, ये सूर्य मतलब नागर शैली की उपशैली में है, कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है। अब आ गया दूसरी शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का जो विस्तार है ये कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्या है? मंदिर एक चार दीवारी प्राकार से घिरे हुए हैं। भव्य और ऊंचे प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, इनकी मुख्य पहचान है। तो दक्षिण के जितने मंदिर हैं उनमें जो गोपुरम जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उनकी मुख्य विशेषता या मुख्य पहचान होती है। मुख्य टावर सीढ़ीदार पिरामिड के आकार का, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो नागर शैली के जो शिखर होते हैं वो वक्राकार आकृति में रहते हैं, जबकि जो द्रविड़ शैली के जो शिखर है वो पिरामिड नुमा आकार के रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिरामिड नुमा आकार के शिखर है कुछ इस प्रकार के। इसको क्या कहा जाता है साउथ की भाषा में? इसे विमान कहते हैं, विमान। मुख्य टावर सीढ़ीदार पिरामिड के आकार का होता है जिसे विमान कहते हैं। मंदिर परिसर में अक्सर एक बड़ा तालाब कल्याणी होता है, लेकिन उत्तर भारत की नागर शैली में तो कोई आसपास जलाशय होता ही नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। वास्तुशास्त्र में द्रविड़ शैली के मंदिरों को विमान कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में द्रविड़ शैली के मंदिरों को विमान कहा जाता है। अब देखते हैं गाइस 3D मॉडल के माध्यम से कि एक द्रविड़ शैली के मंदिर की क्या संरचना होती है। जैसे गाइस द्रविड़ शैली के मंदिरों में एक विशाल प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। एक जैसे ही हमने गोपुरम में मंदिर में प्रवेश किया, हमने पहले प्रवेश किया मंडप में प्रवेश किया। ठीक है, अब मंडप के बाद हम धीरे धीरे आगे गए। धीरे धीरे आगे जाने के बाद ये आगे गर्भगृह जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित है, और जो शिखर होता है वो पिरामिड नुमा आकार का होता है, इसे विमान कहते हैं। और मंदिर में एक विशाल जलाशय है जिसे कल्याणी या पुष्करणी के नाम से जानते हैं। द्रविड़ मंदिर अक्सर एक शहर की तरह संरक्षित होते हैं, जिनमें गोपुरम शहर के द्वार और विमान मुख्य महल का प्रतीक होते हैं। द्रविड़ शैली या दक्षिण भारत का स्थापत्य वैभव किस प्रकार का है? यह शैली कृष्णा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक प्रचलित है। पल्लवों ने इसे जन्म दिया। चोल काल में यह अपने शिखर पर पहुंची। जो द्रविड़ शैली है, आ जाएगी द्रविड़ शैली किस शासकों के समय पर अपने शिखर पर पहुंची थी? तो वो चोल काल में अपने शिखर पर पहुंची थी। द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता यह है कि गाइस मंदिर चार दीवारी प्रकार से घिरे हुए होते थे। विशाल और भव्य प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता था। मुख्य मंदिर का शिखर पिरामिड नुमा होता है जिसे विमान कहते हैं। यह कई मंजिल या तल्लों में बटा होता है। विमान के शीर्ष पर अष्टकोणीय शिखर होता है जिसे स्तूपिका कहते हैं। मंदिर परिसर के भीतर एक विशाल जलाशय होता है जो मंदिरों में होना आम बात है, यानी द्रविड़ शैली के मंदिरों में अक्सर जलाशय मिलता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता है उनकी संरचना, जो मंदिर बहुमंजिला होते हैं। तो द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होता है। आप इस फोटो को स्ट्रक्चर को समझ देखकर समझ सकते हैं कि गाइस बहुमंजिला है। पहली बात, जिनका शिखर होता है वह पिरामिड नुमा आकार का है। मंदिर में गर्भगृह भी होगा लेकिन जागती नहीं होता, जागती यानी चबूतरा नहीं होता। गर्भगृह का प्रवेश द्वार द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियों से सजाया जाता है, जबकि उधर गंगा और यमुना देवी की मूर्तियों से सजाया जा रहा था उत्तर भारत की नागर शैली के अंदर। पंचायतन शैली मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता था, जिनमें एक प्रधान मंदिर, चार गौण मंदिर होते हैं। मंडप गर्भगृह के सामने सभा हॉल एक गलियारे द्वारा जुड़ा होता है जिसे अंतराल कहते हैं, यानी गर्भगृह और मंडप के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतराल कहते हैं। ऊंचाई मंदिर ऊंचे चबूतरे पर नहीं बनाए जाते, यानी मंदिर ऊंचे चबूतरे पर नहीं बनाए जाते द्रविड़ शैली के मंदिर। अब द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मीनाक्षी मंदिर मदुरई। गाइस ये है मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, जो नायक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, चोल शासक राजराज प्रथम। कौन से शासक? चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा निर्मित है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे क्या है शामिल किया गया है। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जो राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित है, लेकिन
बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित है। शोर मंदिर महाबलीपुरम पल्लव कालीन महाबलीपुरम। द्रविड़ शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब भारत की तीन प्रमुख मंदिर शैली जैसे गाइस हमने समझा, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक नागर शैली, विंध्याचल से कृष्णा नदी तक लेकर बेसर शैली और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली। संपूर्ण भारत में मुख्य रूप से मंदिर बनाने की तीन शैलियां देखने को मिलती है। गुप्त काल से मंदिर बनाने की क्या हुई शुरुआत होती है। अब बेसर शैली, तीसरी शैली आगे बेसर शैली। नागर शैली, बेसर शैली। तो बेसर शैली का जो उद्भव है ये नागर और द्रविड़ दोनों के संगम से बेसर शैली का क्या हुआ उद्भव होता है। यानी कुछ लक्षण या फिर कुछ जो स्थापत्य था वो नागर शैली का था, कुछ द्रविड़ शैली का था। यह नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है, इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। इसका विकास विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच हुआ। इसका प्रमुख संरक्षक कौन है, कौन सी शैली के, बेसर शैली के संरक्षक है बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों ने इस शैली को बढ़ावा दिया। किस किसने दिया, बादामी के चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासकों ने शैली को बढ़ावा दिया था। मुख्य विशेषता क्या है गाइस, विमान और मंडप पर अधिक महत्व दिया गया बेसर शैली में। विमान और मंडप पर अधिक महत्व दिया गया बेसर शैली में। स्तंभों, दरवाजों और छतों को बारीक नक्काशी से सजाया जाता है। यह विन्यास द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। ये मुख्य विशेषता है बेसर शैली की। बेसर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। बेसर शैली का पहला मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीडु। होयसल कला का शिखर अपनी मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा मंदिर है बेसर शैली का लाड खान मंदिर, ऐहोल में। चालुक्य वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा। राष्ट्रकूट काल का एक शानदार मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट काल का एक शानदार मंदिर है। केशव मंदिर, सोमनाथपुरा। होयसल वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण जो अपनी समरूपता और शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। तो गाइस ये थे बेसर शैली के प्रमुख मंदिर, उनकी विशेषता है। अब हम बेसर शैली की अनूठी विशेषता ध्यान से पढ़ेंगे गाइस। क्या विशेषता है बेसर शैली की, जो मंदिर की संरचना उसका आकार कैसा होता है। तो मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार और अर्ध गोलाकार, आधार से यानी नीचे से और ऊपर शिखर तक गोलाकार और अर्ध गोलाकार होता है। नक्काशी, दीवारों और स्तंभों पर गहन और विस्तृत अलंकरण किया हुआ होता है। दीवारों पर जो नक्काशी की जाती है। तारे के आकार की योजना, होयसल मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता उनका तारे के आकार का और बहुभुज या भूतल विन्यास होना है। सामग्री, निर्माण के लिए नरम सॉफ्ट स्टोन का उपयोग किया गया जिससे बारीकी नक्काशी संभव हुई। तो बेसर शैली के मंदिरों में मुख्यतः नक्काशी करने के लिए सॉफ्ट स्टोन का प्रयोग किया गया जिससे कि नक्काशी संभव हो सके, बारीक नक्काशी। ऊंचाई, द्रविड़ शैली की तरह ऊंचे विमान और नागर शैली की तरह घुमावदार शिखर, द्रविड़ शैली की तरह ऊंचे विमान और नागर शैली की तरह घुमावदार शिखर के तत्वों का क्या था, मिश्रण था। बेसर शैली की अनूठी विशेषता हमने जानी। नागर शैली टावर का जो घुमावदार आकार था, जिस प्रकार ये था वो वक्र आकार की तरह घुमावदार आकार, ये वहां से उत्तर भारत की नागर शैली से लिया गया। द्रविड़ शैली से मंदिर की विस्तृत योजना और विमान की सीढ़ीदार, यानी ऐसे कुछ इस प्रकार से जो सीढ़ीदार शैली है ये द्रविड़ शैली से लिया गया। तो बेसर शैली का एक मिश्रण बना, यानी इन दोनों शैली की विशेषता उसमें विद्यमान थी। क्या नया बनाया गया, तारक योजना। तारकीय योजना क्या कहलाती है, मंदिर का आधार अक्सर एक तारे के आकार का होता है। मंदिर का जो आधार है एक तारे के आकार का होता है। जैसे कि गाइस जी आप देख पा रहे हो मंदिर का आधार एक तारे का आकार का होता है। अत्यधिक अलंकृत स्तंभ और दीवारें, विस्तृत और जटिल नक्काशी। विमान की ऊंचाई नागर से छोटे लेकिन द्रविड़ से अधिक सजावटी लगती थी। ये थी नागर शैली की एक अलग विशेषता जो उनसे दोनों शैलियों से कुछ अलग बनाती है। बेसर शैली के मंदिर जैसे कि कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, एक ही चट्टान से तराशा गया एक अद्भुत उदाहरण ये है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का। होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीड साबुन के पत्थर पर की गई जटिल नक्काशी। ये देखिए सॉप स्टोन कहते हैं ना, उसी को साबुन कहा गया। यहाँ पर सॉप स्टोन के पत्थरों पर की गई नक्काशी होयसलेश्वर मंदिर में की गई है। फिर दो दवा बसप्पा मंदिर, डबल तार की योजना का स्पष्ट उदाहरण देखिएगा। ये तारे के आकार का मंदिर है ये, जिसमें जो आधार से लेकर और शिखर तक देखिए किस प्रकार की डिजाइन अलंकरण की गई है, किस प्रकार की डिजाइन बनाई गई है। शैलियों का संगम बेसर शैली,
बेसर का अर्थ होता है मिश्रित। यह नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है। यह शैली मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र कर्नाटक में विकसित हुई। इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। किसको? बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इसका संरक्षक है चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल राजवंश। दुर्ग मंदिर ऐहोल बेसर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब मंदिर शैलियों की हम एक झलक देख लेते हैं गाइस, कि हमने उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और मध्य भारत की बेसर शैली को विस्तार से जाना। अब हम उनकी विशेषताओं को एक मतलब एक जगह तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसमें हम नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैलियों को समझेंगे। जो नागर शैली था और जो बेसर शैली और जो द्रविड़ शैली, इसके जो क्षेत्र में क्या है, नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है और बेसर शैली दक्कन क्षेत्र लगभग लगभग मिड आए वाला यानी मध्य भारत में है। शिखर या विमान। नागर शैली में जो शिखर होते हैं वो वक्राकार होते हैं, द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा विमान होते हैं और बेसर शैली में मिश्रित होते हैं, यानी वक्राकार भी होता है और पिरामिड नुमा आकार का भी होता है। प्रवेश द्वार सामान्य होता है उत्तर भारत की नागर शैली में। दक्षिण भारत की शैली में विशाल गोपुरम होता है, यानी मंदिर का जो विशाल प्रवेश द्वार होता है वो गोपुरम होता है और बेसर शैली में भी सामान्य होता है। आधार योजना। आधार जो होता है चतुष्कोणीय होता है, यानी ये तो जागती यानी चबूतरे पर बना होता है। जो द्रविड़ शैली का जो आधार योजना है वो वर्गाकार होता है, वर्गाकार। और बेसर शैली का होता है गोलाकार या तारकीय। बेसर शैली का गोलाकार या तारकीय स्वरूप में आधार योजना होती है। नागर शैली का मुख्य उदाहरण कोणार्क मंदिर और खजुराहो का मंदिर। खजुराहो में पंचायतन शैली का जो मंदिर है। द्रविड़ शैली का मुख्य उदाहरण है तंजौर या मदुरई के मंदिर। बेसर शैली में हलेबीड या एलोरा के जो मंदिर कुछ इस प्रकार की शैली में बने हुए हैं। तुलनात्मक अध्ययन गाइस हमने पढ़ा क्या है। नागर शैली उत्तर भारत की वक्राकार शिखर आमलक कलश बने हुए हैं। प्रवेश द्वार भव्य नहीं है लेकिन भव्य गोपुरम है। द्रविड़ शैली में यहाँ मध्यम है। चबूतरा ऊंची जागती पर निर्मित किया गया है, जबकि द्रविड़ शैली में चबूतरा धरातल पर डायरेक्ट निर्मित किया गया है। मंदिर डायरेक्ट धरातल से बनाया गया है, उस पर कोई भी मतलब नींव जो रखते हैं वो नहीं है, डायरेक्ट आधार से बनाया गया है द्रविड़ शैली के मंदिरों को। लेकिन बेसर शैली में ऊंचा चबूतरा और होयसल शैली में बनाया गया है। चार दीवारी प्राय नहीं होती है, अर्थात नागर शैली के मंदिरों में प्राय चार दीवारी नहीं होती है, लेकिन जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उनमें चार दीवारी जो यानी मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री करते हैं वो होती है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। और बेसर शैली में बना दिया तो बना दिया, नहीं तो नहीं बनाया था, यानी बनाया नहीं गया लेकिन अभी तक। जलाशय। नागर शैली के मंदिरों में पास कोई जलाशय नहीं होता, लेकिन द्रविड़ शैली के परिसर के अंदर मंदिर के पास जलाशय होता है और नागर बेसर शैली में नहीं होता है। तो गाइस आप इन तीनों शैलियों का तुलनात्मक विश्लेषण देख सकते हो, समझ सकते हो कि किसमें क्या होता है, किसमें नहीं होता, किसका शिखर कैसा होता है, किसका आकार कैसा होता है, इस प्रकार। अब गाइस हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये मंदिर की ये शैलियाँ केवल स्थापत्य के नियम नहीं बल्कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक विरासत का एक प्रतीक भी है। प्रत्येक शैली अपने क्षेत्र के इतिहास और दर्शन को पत्थर में उकेरती है। अब गाइस हम भारत के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करते हैं कि भारत के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो गाइस भारत के जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख मंदिर में पहला मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। कौन से देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है ये वाला मंदिर। मुख्य विशेषता क्या है गाइस इसकी? तो गाइस इसके मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि विशेषता है कि चार धाम का हिस्सा है और अलकनंदा नदी के किनारे यह मंदिर बसा हुआ है, यानी अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में बना हुआ है, जो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। दूसरा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी पुरी ओडिशा में बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में बना हुआ है। किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को यह मंदिर क्या है? समर्पित है। विशेषता क्या है इस मंदिर की? इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि प्रसिद्ध यथ यात्रा रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। तीसरा मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, जो तमिलनाडु में बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और श्री राम के द्वारा स्थापित किया गया है। श्री राम द्वारा स्थापित किया गया है। चौथा मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर को द्वारका गुजरात में बनाया गया है। कौन से देवताओं को समर्पित है? द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है गाइस, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इसकी मुख्य विशेषता यह है गाइस, इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि चार धामों में से एक है और मोक्ष नगरी के नाम से यह मंदिर क्या है? प्रसिद्ध है।
तो गाइस आगे देखते हैं गाइस, भारत के सबसे अमीर मंदिर, यानी अब तक के भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर कौन है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में। भारत का सबसे अमीर मंदिर, जो अकूत संपत्ति का भंडार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा संपत्ति का भंडार इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। दूसरा है तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश के अंदर। दान के मामले में विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। दान के मामले में सबसे, यानी सबसे ज्यादा दान आने वाला जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश है। तीसरा मंदिर है साईं बाबा मंदिर, शिरडी, महाराष्ट्र। प्रति वर्ष करोड़ों का दान इस मंदिर में आता है। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध और धनी तीर्थ स्थल कौन सा है? वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। पांचवा मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। हर साल लगभग 125 करोड़ रुपए की आय इस मंदिर में हर साल आती है, यानी भारत का सबसे अमीर मंदिर है ये। अन्य अमीर मंदिर कौन कौन से हैं? स्वर्ण मंदिर, हरि मंदिर साहिब, स्थान है अमृतसर, पंजाब। विशेषता क्या है? सिखों का सबसे पवित्र स्थल, सोने की परत चढ़ा गर्भगृह अमृत सरोवर है। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा। प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा चार धामों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु में है। इसकी मुख्य विशेषता द्रविड़ शैली में 33,000 मूर्तियों वाला भव्य परिसर और देवी मीनाक्षी को समर्पित मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर, नई दिल्ली में है। इसकी विशेषता है दुनिया का सबसे विशाल हिंदू परिसर में से एक, आधुनिक वास्तुकला और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन क्या है इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। अब गाइस 12 ज्योतिर्लिंग को समझते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, गुजरात। दूसरा है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। चौथा है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। पांचवा है केदारनाथ, उत्तराखंड। छठा है भीमा शंकर, महाराष्ट्र। सातवां है त्र्यंबकेश्वर, उत्तर प्रदेश। छठा है भीमाशंकर, महाराष्ट्र। सातवां है काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नौवां है वैद्यनाथ, झारखंड। दसवां है नागेश्वर, गुजरात। 11वां है रामेश्वरम, तमिलनाडु। 12वां है घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र। ये भारत की क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान महादेव को समर्पित है। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कौन कौन से मंदिर हैं? खजुराहो मंदिरों का जो समूह है ये मध्य प्रदेश में। इसका निर्माता चंदेल शासक, जो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी, यानी लगभग 100 साल का जो शासन है ये चंदेल शासकों का शासन था। जो खजुराहो मंदिर शैली है ये पंचायतन शैली के मंदिरों की शैली में आता है। इनकी विशेषता ये नागर शैली, वास्तुकला, अलंकृत मूर्तियां। मुख्य मंदिर है या प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दूसरा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो ओडिशा में है। इसके निर्माता है राजा नरसिंह देव। इसके निर्माता कौन है? राजा नरसिंह देव प्रथम। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि सूर्य देव के विशाल रथ के आकार में निर्मित कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अगला है महाबलीपुरम के स्मारक, स्थान है तमिलनाडु। इसके निर्माता है पल्लव वंश। महाबलीपुरम की मुख्य विशेषता क्या है? तट मंदिर, शोर टेम्पल और पत्थर से बने रथ मंदिर इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है। तो गाइस ये थे भारत के प्रमुख मंदिर और उनकी शैलियाँ। इसमें गाइस हमने उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और मध्य भारत की जो बेसर शैली है, यानी जो द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली के जो मिश्रित शैलियों को जो मंदिर की तीसरी शैली बनी, जो नागर शैली, और इनकी उप शैलियों के बारे में गाइस हमने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से पढ़ा। उनकी स्थापत्य की कला को जाना, किस प्रकार मंदिर बने हुए हैं, और हर शैली के अलग से हमने मंदिरों को जाना कि नागर शैली के मंदिर कौन से हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर कौन से हैं, या बेसर शैली के मंदिर कौन से हैं। इसके अलावा हमने भारत के सबसे अमीर मंदिर और भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उनको हमने विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। तो गाइस ये थे भारत के मंदिर। आपको वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। कुछ गलतियां हैं जिसको मैं आगे सुधारने का प्रयास करूंगा गाइस। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको अगला कंटेंट किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना।
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।